So today we are going to cover intellectual property rights, plagiarism, licensing and property rights, and digital property rights from the chapter Societal Impacts. Let us see them one by one. The first is intellectual property rights. Intellectual means one single person or owner of a particular idea or concept. These are the rights of owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared, or distributed. Also, it gives the owner a right to decide the price for exchanging, sharing, or distributing information. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, यूनिक कॉन्सेप्ट, वो उसका अपना या उसकी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और फ्यूचर में कोई उसकी डिजिटल प्रॉपर्टी को चेंज करके अपना ना बना सके, इसके लिए उस ओनर के पास आईपीआरस होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो डिसाइड कर सकता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है या उसका जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो किसी से एक्सचेंज करना है कि नहीं करना, करना है तो कितने प्राइस पे करना है, या फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयरिंग वो चाहता है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन वो चाहता है या नहीं, क्योंकि वो उसकी अपनी चीज है तो राइट्स भी उसके अपने। IPR must be protected because it encourages individuals and businesses to create new software applications as well as improving existing applications. मान लो किसी ने कोई नया गेम बनाया, कोई ऐप बनाया, और अगर कोई उसकी चीज को कॉपी करके अपना बना लेता है, चोरी हो जाएगी, इसको कहते हैं प्लेगरिज्म, आगे पढ़ेंगे, तो वो डिस्करेज हो जाएगा, फिर वो ये काम नहीं करेगा। सो IPR must be protected so that individuals get encouragement to create or develop new or existing softwares. It ensures new ideas and technologies are widely distributed. It promotes investment in the national economy. So let us move to next slide. There are various types of intellectual properties. For example, patents, copyrights, trademarks, trade secrets, and right of publicity. Now, next term is plagiarism. It is a crime actually. Plagiarism is stealing someone's else intellectual work and representing it as your own work without citing the source of information. और ये अक्सर होता है, हर बार होता है, डेलिबरेटली होता है या अनजाने में होता है, पर होता है। Whenever any person has given some task, वो सीधा गूगल पे जाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया, गूगल पे गए, सबसे पहला स्टेप, अपना दिमाग नहीं लगाना, गूगल पे जाना है, देखना है, दो चार आइडियाज कुछ इधर से कॉपी पेस्ट किए, उसको अपना बना करके सबमिट कर दिया।
यही होता है। सो दिस इज एक्चुअली स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क। तभी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके सिलेबस में है, ये सब बताना आज की डेट में जरूरी है नई जनरेशन। ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इफ यू वांट टू यूज समवन एल्स आइडिया और इंटेलेक्चुअल वर्क, यू मस्ट साइट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने प्रोजेक्ट में आप लिखिए कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, अदरवाइज कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट, plagiarism is a crime or a criminal offense. Both civil suit and criminal charges are punishable offense and amount to fine and penalties. तो सजा भी है इसके लिए। अगर कोई इंटेलेक्चुअल, उसको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, वो केस ठोक सकता है। Now, these are some examples of plagiarism. एक बार देख लेते हैं। First is using a source too closely when paraphrasing. For example, आप कोई अपनी पोयम बना रहे हैं या कोई लिटरेरी वर्क अपना तैयार कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑथरिंग, और आपने बहुत कुछ मिलता जुलता किसी से इंस्पायर होकर के लिख दिया। जानबूझ के नहीं किया, ये डेलिबरेटली नहीं किया, पर ये इसमें आएगा प्लेगरिज्म। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कॉपिंग, सेकंड पॉइंट देखो, कॉपिंग वर्क फ्रॉम अ सोर्स विदाउट अ साइटेशन। ठीक है, कॉपी कर लिया कोई बात नहीं, बट यू मस्ट साइट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये बताना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए एंड में या कहीं भी, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस एंड दैट पर्सन और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। नेक्स्ट, रेफरेंसिंग इनकरेक्टली। अब मान लो आपने साइट कर दिया, रेफरेंस दे दिया, वो रेफरेंस इनकरेक्ट भी तो हो सकता है, ये भी फिर प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो नॉर्मली ये इग्नोरेबल है, ज़्यादा कोई इसके लिए पनिशमेंट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ करके नहीं किया जाता। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। रेफरेंसिंग इनकरेक्टली मीन्स आपने जो रेफरेंस लिखा उसके अंदर ऑथर का मान लो पूरा नाम लिखना भूल गए, तो दैट इज रेफरेंसिंग इनकरेक्ट। देन रीयूजिंग वर्क यू हैव डन फॉर एन अर्लियर असाइनमेंट, ये तो जानबूझ करके हो गया। रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, पहले से कोई काम दे रखा है, उसको आपने कंप्लीट कर लिया, अब कुछ महीनों बाद उसी से रिलेटेड कोई और प्रोजेक्ट या काम दे दिया, आपने क्या किया, उसी को ही रीयूज करके कलर वलर चेंज करके सबमिट कर दिया। दैट इज ऑल्सो प्लेगरिज्म। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग विद अदर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एन इंडिविजुअल टास्क। तो समझ गए होंगे, कॉमन है। आपका अपना होमवर्क है, आपका अपना असाइनमेंट है, पर आप और स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर के अपना काम कंप्लीट कर, एक आंसर किसी से ले लिया, दूसरा किसी और से ले लिया, लाइक दैट पैरा। ओके, प्लेगरिज्म। So all these are examples of plagiarism. Now let us see these. These two are deliberate plagiarism or deliberate crime. Buying, stealing or borrowing others' work. ठीक है। Paying someone to do your work. अब आप तो कहोगे हमने तो पैसा दिया भी काम करवाने का, बट ये काम तो आप ही को करना चाहिए था। ये होता है, पेइंग समवन टू डू योर वर्क, ये सारी चीजें होती हैं रियल लाइफ।
एग्जाम्पल स्कूल लाइफ में ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, पेइंग समवन टू डू योर वर्क का। फॉर एग्जाम्पल 12th बोर्ड्स में फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पर प्रोजेक्ट्स सबमिट करने होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। व्हाट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू, हमारे स्कूल का तो पता नहीं, अधिकतर बच्चे ईमानदारी से काम करते हैं, रियली, बट व्हाट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू इन अदर स्कूल्स, या कई सारे ऐसे स्कूल हैं आप लोगों को मालूम है जहाँ पे टीचर्स इतना केयर नहीं करते हैं, उन्होंने बस होमवर्क दे दिया और बच्चे बस कहीं से भी उसको छाप करके ला रहे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर रहे हैं, सही है गलत है कोई मतलब। या फिजिक्स में कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, किसी दुकानदार के पास जाएंगे, बिजली वाले के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे आप एक एम्पलीफायर लगाओ, एक पंखा लगा दो, या इन्वर्टर तैयार कर दो, वट वो कर रहा है ना, एंड दे आर पेइंग फॉर दैट। सो आई थिंक प्लेगरिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज ट्राई टू अवॉइड प्लेगरिज्म। अगर आप करते भी हो, मतलब कॉपी पेस्ट, प्लेगरिज्म नहीं कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करते भी हो, भाई हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से तो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा। अब आपको रिसर्च वर्क करना है तो रिसर्च वर्क भी रिसर्च हिस्ट्री लिटरेचर से रिलेटेड ही तो आप फिर कुछ फाइंड आउट करेंगे, बट यू मस्ट राइट द रेफरेंस। फॉरेन कंट्रीज में तो रेफरेंस लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं, ऐसे नहीं आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस एंड दिस वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, प्रॉपर सिंटेक्स है रेफरेंसेस लिखने का। कभी मौका मिले तो सर्च करके देखना, हाउ टू राइट रेफरेंसेस। ओके, तो whenever you do such things please mention the source कि कहाँ से वो इंफॉर्मेशन ली है। आगे बढ़ते हैं। these are examples of plagiarism: using some other author's work without giving the credit to the author. Second, using someone else's work in incorrect form, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए था, then intended originally by the author, वही चेंजेस करके अपना काम बना लेना। थर्ड, मॉडिफाइंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा without attributing it to the creator of the work. Fourth, giving wrong source of information. Fifth, failure in giving credit for acknowledging the contribution of others in a collaborative effort to which you are also part of. लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ये डिस्कस नहीं हो पाया, बाकी सब तो हो गए थे ना इससे पहले डिस्कस। लास्ट पॉइंट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन ग्रुप, आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ग्रुप में काम कर रहे हो, एक वीडियो बनाने का भी आपको मौका मिला था इस बार, और आप अपने साथियों का नाम मेंशन करना भूल गए, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म। क्यों? क्योंकि आप ये शो करना चाहते हो ये आपने अकेले काम किया, आपका ही नाम आ रहा है, ठीक है। इजी टॉपिक था, पर थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ेगा सो दैट यू गेन मार्क्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसेंसिंग एंड प्रॉपर्टी राइट्स। यू नो सॉफ्टवेयर के भी लाइसेंस होते हैं, है ना। एंटीवायरस लाइसेंस होता है नॉर्मली 1 ईयर का, फ्री एंटीवायरस तो 1-2 महीने में ही खत्म हो जाती है। ओके, लेट अस सी। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट that provides legally binding guidelines to the person who holds it, जिसने उसको खरीदा है, for the use and distribution of software। उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि वो कितना यूज कर सकता है, कब तक यूज कर सकता है, क्या वो किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है,
फॉर एग्जांपल जो नए नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल आता है, उसका पैसा आप पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ लैपटॉप इज ऑफ 40,000 तो आपने 43 या 44,000 दिए होंगे। उसको बोलो हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए तो 3-4 हज़ार रुपये वो कम कर देगा। और आपने मान लो लाइसेंस ले लिया, अब आप चाह रहे हो कि यही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने भाई के अपने फ्रेंड के लैपटॉप में भी डाल दो, नॉट अलाउड। तो डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में अलाउड नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इट प्रोवाइड्स एंड यूजर्स यानी हम लोग जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एंड यूजर्स विद द राइट टू मेक वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स को वायलेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट। इट ऑल्सो डिफाइंस द responsibilities of the parties entering into the license agreement and may impose restrictions on how the software can be used. For example, if our school purchases a particular school management system software, then the parties who are responsible for that software, which are entering into the license agreement, the company may impose restrictions on them on how the software can be used. कि कौन उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कितने राइट्स किस पर्सन को मिलेंगे, एक्सेट्रा। ओके, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग terms and conditions usually include fair use of the software, the limitations of liability, warranties, and disclaimers and protection. Last point, in an intellectual property license, the licensee is permitted to use the intellectual property. However, it is subject to conditions and payment of consideration. यानी जिसने लाइसेंस लिया है किसी प्रॉपर्टी का, डिजिटल प्रॉपर्टी का या सॉफ्टवेयर का, वो उस सॉफ्टवेयर के साथ या उस प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या कर सकता है, वो लाइसेंस एग्रीमेंट में, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, क्लियरली लिखा रहता है। नॉर्मली कोई उसको पढ़ता नहीं, बट ऑल दीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो पढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। Digital property includes data, internet accounts. For example, Facebook account is Instagram account or any other social media account, Google account, and other rights in the digital world, including contractual rights and IPR or intellectual property rights. ये सभी डिजिटल प्रॉपर्टी में आता है। It means everybody, every person in this world is having one or the other digital property. कि कम से कम जीमेल तो सबका होगा ही होगा। एवरीबडी इज यूजिंग व्हाट्सएप एंड फेसबुक। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स also can exist in digital property such as pictures, music, movies, literary works, web pages, computer codes and other creative works। ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह सारी चीजें जितना भी आपने पढ़ा, जो भी आप से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड मटेरियल प्रॉपर्टी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पर पड़ी हुई है, दैट कम्स अंडर डिजिटल प्रॉपर्टी।
और इन सब के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल हैं। नाउ लेट अस सी सम थ्रेट्स टू दीज डिजिटल प्रॉपर्टीज। Hackers. Hackers use various tools to penetrate software such as cracks and keygens. Cracks और keygens मालूम होगा वैसे आप। Cracks means passwords, keygens भी वही चीज है, की जनरेटर्स। आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, 50,000 का, 1 लाख का, या कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको कहीं से डाउनलोड कर लिया, पर उसका रजिस्ट्रेशन की या उसका कोई क्रैक अवेलेबल नहीं है। आप नेट पे सर्च करोगे, इधर उधर जाओगे और क्या ट्राई करोगे, क्रैक्स और की जनरेटर्स। तो कीजेंस या क्रैक से आपको एक पर्टिकुलर कोड या पासवर्ड मिल जाएगा जो डालने पर आपका सॉफ्टवेयर चल सकता है। यू मस्ट नॉट यूज ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्रैक्स और कीजेंस कौन तैयार करता है? हैकर्स। यू नो विंडोज 10, विंडोज 11 भी आने वाली है। तो विंडोज 10 लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, खरीदना पड़ता है, पर आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाओ, 100 रुपए में वो सीडी दे देता है, क्योंकि हैकर्स ने उसको ऑलरेडी हैक कर रखा है, उसके क्रैक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो दिस इज अ थ्रेट टू डिजिटल प्रॉपर्टी। Hackers use various tools to penetrate softwares such as cracks and keygens. Some developers और programmers है ना, some developers steal others source code, किसी और का source code, यानी कोई एक पर्टिकुलर ऐप, कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया होगा उसका पूरा कोड, that is source code. They steal other source code and then create duplicate versions and use it in their own software and then sell it under their own company names. होता है ये। So these are all the threats, two major threats to digital property. Now, digital property rights protective measures. तो इन सब को रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से measures? Let us see. First is anti-tamper solutions. These are some advanced technologies to prevent hackers from hacking, reverse engineering, or manipulating digital properties such as utility tools, software apps, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का रिवर्स। इट मीन्स कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज, चाहे वो व्हीकल हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कैसे बनाया गया होगा, अगर हैकर इसको जानना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या उस आइटम को ओपन करना शुरू करेगा और अंदर तक जाएगा, स्क्रैप तक पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। एक एक परत खुलती चली जाएगी, उसको पता लगता जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये कोड यूज किया, यहाँ ये कोड यूज किया। दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरा तो ये है कि जो ओरिजिनल चीज बनाई जाती है वो पहले एक आइडिया होता है, रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है ना, 1 से लेके 10, 20, 30, 40 स्टेप्स फॉरवर्ड में बढ़ते हैं, रिवर्स में नहीं। आई थिंक रिवर्स इंजीनियरिंग क्लियर हो गया होगा, ये नॉर्मली हैकर्स यूज करते हैं। इनको रोकने के लिए एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस बनाए गए। देन वी हैव लीगल क्लॉजेस। Add a legal clause in the clauses or digital properties, for example in terms of service। कोई एक आपने ऐप तैयार किया, उसमें एक लीगल क्लॉज डालिए, वकील से पूछ करके कि कैसे ये सब किया जाता है, ताकि आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को कोई इलीगली यूज ना कर पाए। देन लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। शेयरिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड ओनली विद द ट्रस्टेड टीम मेंबर्स।
आपने कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट सोचा, वो 2-3 लोगों के साथ जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ शेयर करो, दैट्स इट। अब ये थोड़ी ना कि आप बस इम्प्रेशन झाड़ने के लिए हर किसी को बताते जा रहे हो, और जो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे को भी दिखा दे इसका सोर्स कोड, आपने उसको भी दे दिया, हर किसी को देते चले गए। लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज किसी ने अपनी दुकान के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया 12th, अपनी शॉप के लिए। शॉप चाहे वो किसी की भी, है ना, किराना स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। उसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया बड़ी मेहनत से, लगन से। उसके फ्रेंड का ग्रुप दूसरा है, उसने कहा कि यार तू मेरे को अपना सॉफ्टवेयर दिखा दे। क्या हुआ, उसने वो सॉफ्टवेयर उसको दे दिया भाई बंदी। व्हाट ही डिड, उसने वही सॉफ्टवेयर बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके किराना की जगह बुक स्टोर कर दिया, बस। बाकी सारे काम तो हुई थे। प्लेगरिज्म भी हो गया। सॉफ्टवेयर का कोड, उसकी जो शेयरिंग है वो अनलिमिटेड हो गई, पूरी क्लास में धीरे धीरे फैल गया। तो अधिकतर बच्चों ने उसी के जैसा ही सारे प्रोजेक्ट बना डाले, सिर्फ नाम चेंज किया। ऐसा होता है। सो द लास्ट प्रोटेक्टिव मेजर इज लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, अगर आप डिजिटल प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं। So with this, we have finished today's lecture. If you find any problem, you are welcome. You can ask anytime. For now, I am closing the session. Thank you.